हेलो एवरीवन। हमने अपना प्रीवियस लेक्चर देखा इंट्रोडक्शन अबाउट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। द सेकेंड हेड्स अंडर द ग्रुप इनकम है, इनकम फ्रॉम इनकम इन अ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम्स हुए उनमें से हमने पहला देखा था इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में पूरा इंट्रोडक्शन देखा। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के इंट्रोडक्शंस के ऊपर था, जिसमें हमने पूरा डिटेल्स में देखा सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक जो सारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और डिडक्शन फ्रॉम इनकम हाउस प्रॉपर्टी और डिडक्शन नॉट एडमिसिबल एंड सम इनकम विच इज नॉट रियलाइज और एरियर्स विच रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, उसके कंसेप्ट के बारे में हमने देखा। इसके अलावा कोन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखा हम लोगों ने। ओनरशिप से रिलेटेड है देखा कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या रूल्स रेगुलेशन है जो पूरी तरह एडमिसिबल होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हम लोगों ने देखा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टडी किया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है क्या? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मीन्स सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है इसके फिर तो हाउस प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जहां पे चार दीवारें हो, एक छत हो, मतलब एक घर होना चाहिए, न कि वेकेंट प्लॉट वेकेंट ग्राउंड, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई वेकेंट प्लॉट है या फिर वेकेंट ग्राउंड है, अगर उसको रेंट पे दे दिया गया, उसको हम लोगों ने लेट आउट किया, तो घर है ही नहीं, तो उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कंसीडर किया जाएगा, उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कंसीडर किया जाएगा। इनकम और रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड या फिर एग्रीकल्चरल लैंड है जिसको हमने किसी और को लेट आउट किया है रेंटल बेसिस पे, तो वो अमाउंट टैक्सेबल अंडर द हेड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए घर होना चाहिए, वो घर सेल्फ ऑक्युपाइड या फिर लेट आउट रहेगा। एज पर द इनकम टैक्स रूल अंडर द सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो हाउस प्रॉपर्टी से अगर किसी के पास ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हाउस प्रॉपर्टी विल बी कंसीडर्ड एज अ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड दैट इज द सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी एसओपी, उसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो एसएससी सेल्फ रेसिडेंशियल पर्पस या फिर फैमिली के रेसिडेंशियल पर्पस के लिए उन्होंने रखा है, उसे हम लोग बोलते हैं एसओपी। और दूसरा एलओपी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जहां पे एसएससी के पास मोर देन 1 और 2 हाउस प्रॉपर्टी है और उसने क्या किया है, वहां पे एक या 2 हाउस प्रॉपर्टी में खुद रह रहा है, बाकी हाउस प्रॉपर्टी उसने क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया। सॉरी, उसने 2 हाउस प्रॉपर्टी क्या किया, लेट आउट कर दिया। तो उस केस में जो लेट आउट है रेंटल बेसिस पे दिया हुआ है टेनेंट को, वो क्या हो जाएगा, एलओपी, वहां से इनकम जनरेट होगा। फिर हम लोगों ने बेसिस ऑफ चार्ज में बेसिस ऑफ चार्ज के हिसाब से सेक्शन 23(1) में देखा था वैल्यू, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इसमें देखा था कि नेट प्रोसीड, व्हाट आर द प्रोसीड्स फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से क्या इनकम मिल रहा है। इन केस ऑफ एसओपी देयर विल बी द व्हाट ऑलवेज द एनुअल वैल्यू विल बी नील, क्योंकि एसओपी जो है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, लेट आउट नहीं करते, उसमें हम सेल्फ करते हैं, तो उससे कोई इनकम तो जनरेट होगा नहीं। तो हमारी 1 या 2 हाउस प्रॉपर्टी एसओपी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी रहेगी, उस प्रॉपर्टी के केस में हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये हमेशा नील रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि उसमें कोई इनकम हमें जनरेट नहीं हो रहा। और दूसरा है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में क्या होगा, हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू वहां आएगा इनके फ्रॉम द व्हाट रिसिप्ट ऑफ द रेंट। जो रेंट हमें रिसिप्ट हो रहा है, हमने पूरे सेक्शन पढ़ लिए थे, पूरा डिटेल्स में देखते हैं, जो हमें इनकम रिसिप्ट होगा, अगर उसमें एरियर्स ऑफ सैलरी नहीं मिला तो उसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। या फिर हमने कोई रेंट इंक्रीज कर दिया 10,000 से 11,000, लेकिन जो एक्सेस 1,000 रुपीज हमने बढ़ाया है फ्रॉम द बिटवीन ऑफ द ईयर या फिर कोई भी, तो अगर हमें जो रेंट मिल रहा है, जो रेंट रियलाइज होगा, वही रेंट टैक्सेबल होगा, सारे रेंट टैक्सेबल नहीं होंगे। दूसरा अनरियलाइज रेंट, अगर
हमने प्रीवियस ईयर में हमारा प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया है, लेकिन जो रेंट रखा है हमें कुछ मंथ के रेंट मिले, कुछ मंथ के रेंट नहीं रियलाइज हुए, इसे बोलेंगे अनरियलाइज रेंट, जो रेंट हमें रिसीव नहीं हुआ उस रेंट को अनरियलाइज बोलेगा। दैट नॉट बी द पार्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रेंट रिसीव्ड, तो हम माइनस कर देंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे। या फिर जो हमारा अरियर्स ऑफ रेंट या अनरियलाइज रेंट, अगर हमको पहले कभी प्रीवियस ईयर टू प्रायर नंबर ऑफ ईयर्स कभी रहा होगा कि हमें नहीं मिला है और वो प्रीवियस ईयर में मिल गया, ईयर्स प्रायर टू द प्रीवियस ईयर के पहले का कोई इनकम प्रीवियस ईयर में मिल गया, चाहे उस समय एएसएससी उस प्रॉपर्टी का ओनर था कि नहीं था, इससे कोई लेना देना। अब इफ इट इज रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर देन इट इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ द रिसीव। रिसीव के बेसिस पे इसे टैक्सेबल कर लिया जाएगा, एरियर्स ऑफ सैलरी सबको, और इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A में डिडक्शन मिल जाएगी। ये देखा हमने बहुत अच्छे से। इसके अलावा अगर जो असेसी है, असेसी के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी है, उसके पास जैसे 5-6 घर है, 5 हाउसेस हैं, उसमें से वो बोल रहा है कि मैं 5 में रहता हूँ। ऑल 5 प्रॉपर्टी हाउसेस आर माई फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, सेल्फ ऑक्यूपेंसीज, मतलब वो 5 जो घर हैं, 5 हाउसेस हैं, आई एम ऑक्यूपाइड फॉर सेल्फ, ओके, रेसिडेंशियल पर्पज, देन इट इज डिसअलाउड। ओके, डिसअलाउड मीन्स इट इज नॉट एज पर द इनकम टैक्स रूल। Income tax here clearly defined that the assessee can be keep as a 2 houses for the residential purpose. If it is more than 2 houses, then what it is taxable, under the head's income from house property. But case is there if there are 5 house property, then what income to be considered for the other house property more than 2 house property? If more than two house property, the balance 3 houses will be considered as a DLOP. Deemed to be let out house property, उसे deemed to be let out house property माना जाएगा। deemed to be let house property क्या है कि ऐसा एज्यूम किया जाएगा कि आपने हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं किया, लेकिन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ लेट आउट, वो कंसीडर किया जाएगा आपने लेट आउट किया। लेकिन अब क्वेश्चन आ गया कि उसका हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या मानेंगे, रेंट तो मिल ही नहीं रहा, तो वहां पे फेयर वैल्यूएशन जो वहां पे फेयर रेंट है, और या फिर जो वहां पे स्टैंडर्ड रेंट है, या फिर म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है, इसमें से जो हायर वैल्यू आएगा उस हायर वैल्यू हम लोग एज अ ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो जो हमें वैल्यू मिलेगा फ्रॉम द जो हमें वैल्यू मिलेगा हायर फ्रॉम द स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट तो यहाँ पे नील रहेगा, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, इसमें से जो हायर रहेगा उस हायर वैल्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ जस्ट अ मिनट। हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट रहेगा, एक्चुअल रेंट रहेगा, एक्चुअल रेंट तो है, स्टैंडर्ड रेंट को किससे कंपेयर कर देंगे तो फेयर रेंट या फिर म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, इसमें से जो हायर रहेगा उस हायर वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV। अब यहाँ पे कंसिडरेशन, जैसे लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इस कंसेप्ट को क्लियरली देखा, जिसमें लिखा गया था कि अगर 5 घर है, 5 घर को हम कैलकुलेट करें तो 5 घर में से किस घर को हम लोग SOP मानेंगे, क्योंकि 5 भी घर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बोला, और एज पर द इनकम टैक्स रूल अंडर द सेक्शन अंडर द हेड्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओनली 2 हाउस प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज इनकम एज अ फॉर SOP पर्पस। The only 2 house property will be considered as a SOP for SOP। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड तो हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे हायर वैल्यूएशन जो भी आएगा कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड रेंट मार्केट वैल्यूएशन इस सबसे, तो वहां पे जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 5 घर का आएगा उसमें से जो 2 घर का द हाईएस्ट ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ 2 हाउसेज विल बी कंसिडर्ड एज अ SOP एंड द बैलेंस 3 विल बी कंसिडर्ड एज DLOP। देयर शुड बी द एस्टिमेट on the market valuation, the rent will be considered as a what? Income from house property. Very simple.
ये बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया गया और इस कंसेप्ट के हिसाब से क्या हो सकता है कि हम मैक्सिमम चीजें बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली एकदम क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एंड 24B दिया गया था। 24A में क्या दिया गया? स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% एंड 24B में इंटरेस्ट पेड ऑन द व्हाट? हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो भी हमने लोन लिया था, इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट का यहाँ पे अलाउंस है। अगर एलओपी है तो एलओपी में क्या हो जाएगा? जितना भी इंटरेस्ट पे किया प्रीवियस ईयर में या फिर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द 1/5 ऑफ द टोटल इंटरेस्ट पेड इन अ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में वो अलाउड हो जाएगा 5 इक्वल ईयर्स में। तो 1/5 या फिर हम लोग बोल सकते हैं 20% ऑफ दैट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन द कमिंग ऑफ for the 5 years after the completion of the the next year, okay, to the completion of the construction year। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म होगा उसके नेक्स्ट ईयर से क्या हो जाएगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या हो जाएगा? उसका डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हेलो, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर तो हमारा इंट्रोडक्शन अच्छा रहा। हाउस प्रॉपर्टी में हमने मैक्सिमम चीजें कवर की सेक्शन 20 से लेकर 27 तक। अब इस केस में सबसे पहला प्रीवियस ईयर में कुछ चीजें कंसीडर करना है कि जो पर्सन हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है केवल उसी के लिए हाउस प्रॉपर्टी से जनरेटेड इनकम विल बी कंसिडर्ड एज ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ पर्सन ऐसे हैं कि जो ओनर नहीं होते, वो हाउस प्रॉपर्टी को सब ले आउट कर देते हैं। सब लेट आउट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी जिसको मैंने लेट आउट किया हुआ है मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए कौन है? ही इज अ टेनेंट। उसने बिजनेस पर्पस या किसी और पर्पस के लिए मुझसे क्या लिया? उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी को एज अ रेंट पे लिया और फिर उन्होंने क्या कर दिया? मेरी प्रॉपर्टी जो उन्होंने रेंट पे लिया था उस प्रॉपर्टी को सब ले आउट किया, मैंने उनको लेट आउट किया, फिर उन्होंने भी किसी और को रेंट पे दे दिया। उसको बोलते हैं सब ले आउट हाउस प्रॉपर्टी। अब सॉरी, अब इस केस में क्या हो गया कि मैंने जो हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया था सेम हाउस प्रॉपर्टी उन्होंने भी क्या कर दिया? लेट आउट कर दिया। लेकिन इस केस में मिस्टर ए इज नॉट अ ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेट आउट प्रॉपर्टी, वो उसके ओनर नहीं है। तो ये मिस्टर ए के लिए एज ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कंसीडर होगा, ये मिस्टर ए के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कंसीडर किया जाएगा। ये कंसेप्ट वेरी क्लियर। ये इनकम फ्रॉम सैलरी सिर्फ मेरे लिए रहेगा, सॉरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे लिए रहेगा जो इनकम मुझे मिस्टर ए से मिलेगा फॉर प्रॉपर्टीज के लिए। मिस्टर ए ने उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया सब लेट आउट के लिए, लेकिन वो ओनर नहीं थे, तो जो लेट आउट रहेगा उनका क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे तो इस चीजों के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशंस भी होगा। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी में हमें कुछ चीजों को याद रखना है कि अगर ओनर अपने खुद के बिजनेस के लिए अपने नाम की हाउस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा है और ऐसा लेट आउट दिखा रहा है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज इट इज द हाउस प्रॉपर्टी विच इज यूटिलाइज बाय ओनर हिमसेल्फ। ओनर अपनी ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए कर रहा है तो उसे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो खुद ही यूज कर रहा है, तो उसके बिजनेस पर्पज में चला जाएगा, पीजीबीपी के अंडर में चला जाएगा। दूसरा, बिजनेस जो हम लोग लोन लिए रहेंगे होम लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी पर्पस, और अगर लोन का इस्तेमाल किसी और पर्पस के लिए किया तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो अंडर सेक्शन 24B में डिसअलाउड हो जाएगा, एडमिसिबल नहीं रहेगा। हमने म्युनिसिपल वैल्यूएशंस के ऊपर देखा था, म्युनिसिपल वैल्यूएशंस पे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया गया था, एक ही म्युनिसिपल वैल्यूएशन तभी अलाउड है एज ए डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ एलओपी और डीएलओपी व्हेन इट इज पेड बाय द ओनर हिमसेल्फ। In case of let out property, sometimes it happens that the tenant is liable to pay the municipal taxation. If the municipal taxation is paid by the tenant as per their agreement, then it is disallowed. It is not allowed as a deduction from the GAV, gross annual value. And if it is paid by owner
and reimbursed from the tenant, then it will be the same, paid by tenant. Then it also it is disallowed. When there is a solely and wholly paid by the owner himself, then it is allowed as a deduction. Otherwise, it is not allowed as a deduction from the what gross annual value. After the net annual value, there will be a deduction of the what under section 24A and under section 24B. Standard deduction and interest paid on home loan. In house property, again we will see the small discussion. Income from the house property, the annual value will be considered as an income. And second one, property should be building or apurement land. Okay, there should not be pure land. If it is pure land, then it will be not considered as a house, and so there it is not chargeable under the head income from house property. And the assessee must be owner in a previous year of that particular house property which are let out or deemed to be let out, or as SOP, self-occupied property. On the name of the assessee, that property must be registered. If that property is registered on the name of the assessee, then it is what? Taxable. Otherwise, it is not taxable in case of the what? Income of an assessee in a previous year 2022-23. And the next concept is that house property should not be occupied for own business purpose. If house property is occupied by a owner or assessee for own business purpose, then that cannot be considered as deemed to be let out house property or let out house property. What is annual value? Annual value is the total specified income. Under the head, the total value of the house property is taxed under the head income from house property is called as the annual value. Annual value is actual rent or other realized rent. Reasonable lettable value or actual rent received by owner in respect of the property is let out, then that amount is taxable. Actual rent received, on the basis of the receivable, it is not taxable. Actual rent received, because in case of the receivable, if there are any unrealized rent or arrears of rent, then that will not be considered as a what part of the rent received. For the valuation comparison purpose, it will be taken, but for the what actual purpose, it is not to be considered. In case of the property partly let out and partly self-occupied. For example, there is some property with the assessee. An assessee have let out his own house for the 8 months on rent and 4 months self-occupied himself. Then the 4 months will be that property for 4 months will be calculated as a SOP, and for the remaining 8 months it will be calculated as a let out house property. Then here is only one property is considered for the both the terms, SOP as well as LOP. Here, how to calculate annual value, gross annual value. To calculate the reasonable lettable value or gross annual value, we have to compare the fair rent and municipal valuation, whichever is higher. Fair rent is given in question, municipal valuation will always given in questions or some mathematical calculation form. Then we have to be compare both value. Fair rent and municipal valuation, and out of those which will be higher,
that will be considered for the next comparison. The higher of these two, fair rent and municipal valuation, higher will be compared with the standard rent. Will be compared with the standard rent, and whichever is higher is compared with the actual rent. And whatever the actual rent received or receivable will be compared with the what? The higher of this. And the whichever will be the higher, then that will be considered as a gross annual value. And what is the net annual value? Gross annual value we have learned. Gross annual value is the total rent received or receivable in case of the LOP. In case of the SOP, the gross annual value will be always nil, and there is no deduction of the municipal taxation paid is allowed in case of SOP, because in case of SOP the gross annual value will be what? Nil. So now we will learn about the net annual value. Net annual value क्या होता है? Net annual value is the net receipt from the what? House as the income in case of house property. Net annual value will be received from the what? Gross annual value less deduction of municipal taxation paid by owner in previous year. प्रीवियस ईयर में जो भी हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे? नेट एनुअल वैल्यू, सॉरी नेट म्युनिसिपल टैक्सेशन पेड बाय ओनर. ओनर के पॉकेट से जितना भी पे करेगा उतना ही म्युनिसिपल टैक्सेशन अलाउड रहेगा. अगर 50% टेनेंट दे रहा है, 50% ओनर, देन 50% का डिडक्शन अलाउड रहेगा फ्रॉम द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ द एलओपी या डीएलओपी. देन नेट वैल्यू विल बी रियलाइज्ड. इन केस ऑफ द एसओपी net annual value will always be zero, nil, because there is no income, no municipal taxation deduction is allowed. If suppose municipal taxation is not paid, municipal taxation is not paid in the previous year. If municipal taxation is not paid in the previous year by the owner, or the any other municipal taxation is paid, if municipal taxation not paid in the previous year, only just amount is given, then that is not allowed. If it is allowed, only with paid and only by the owner, then डिडक्शन देखा हमने अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए में देखा 24A में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है ऑफ नेट एनुअल वैल्यू. इन केस ऑफ द एसओपी देयर विल बी नो डिडक्शन ऑफ दिस अलाउड बिकॉज द नेट एनुअल वैल्यू इज जीरो, nil. If net annual value will be zero, then there will be what? No deduction is allowed. In case of the LOP, 30% will be allowed because there is a positive value in case of the LOP or DLOP. And next is interest. If interest paid in a previous year on the loan for house property, then it is allowed as a deduction under section 24B. In case of the SOP 30,000, if the loan is taken on or before 1st April 1999, then it is allowed as a deduction up to rupees 2 lakh in a previous year. Otherwise, it is not allowed. And if rent received interest paid on pre-acquisition period or pre-construction period, then that will be allowed in a 5 equal installment in each year from the period when the residential या फिर the ownership or the house is allotted या फिर house constructed or house become for the residential purpose. Now we will see how to calculate it. Now how to solve the questions of income from house property.
अब हाउस प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चंस है, जो इनकम है, इसे हम किस तरह अब जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है इसके क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। उस स्टेटमेंट के ऊपर हेडिंग देनी पड़ेगी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये प्रीवियस ईयर में मेंशन करना पड़ेगा क्या, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। और हम लोग ये भी डाल सकते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। जो एसएससी है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या, वो रेसिडेंट है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी लिए क्या बढ़ता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ये क्लियर है। और तीसरा क्या था, नॉन रेसिडेंट इन द प्रीवियस ईयर। हमें लिखते समय क्या लिखना है, हेडिंग्स के ऊपर जो हमारा सॉल्व करने के लिए जो पर्टिकुलर अमाउंट बनेगा प्रीवियस ईयर, उसके पहले ऊपर हमें हेडिंग देनी है। पहली हेडिंग हमें देनी इनकम फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ या फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा हमें देना है कि नेम ऑफ द एसएससी, जो एसएससी उसका नाम देंगे, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देंगे, प्रीवियस ईयर हमारा 2022-23 ये मेंशन करेंगे। उसके नीचे असेसमेंट ईयर डाल देंगे। प्रीवियस ईयर तो डाला है, उसके साथ में असेसमेंट ईयर भी डाल दिया। अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर अमाउंट। अगर इनर कॉलम बना रहे तो भी अच्छा, नहीं तो आप एक ही अमाउंट कॉलम बनाइए। क्लियर हो गया। अब पर्टिकुलर्स में हेडिंग क्या देना आपको, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसमें हम लोग क्या हेडिंग देंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग वहां पर क्लियरली मेंशन करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब उसमें दो हेडिंग्स है, एक तो है एसओपी, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, और दूसरा रहेगा इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। तो दोनों का अलग अलग है। अगर हमारे पास कई हाउस प्रॉपर्टी तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ कॉलम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। एक साथ हम कई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जितनी भी हाउस प्रॉपर्टी रहेगी उनके लिए उतना अमाउंट कॉलम लेना रहेगा। तो यहाँ पे इस बात का हमें याद रखना पड़ेगा कि हर हाउस प्रॉपर्टी के लिए एक अमाउंट कॉलम देंगे। पर्टिकुलर्स कॉमन रहेगा सभी के लिए, जिसका जो अमाउंट अवेलेबल रहेगा उसका अमाउंट लिख देंगे। अगर किसी के केस में कोई अमाउंट नहीं है किसी हाउस प्रॉपर्टी में, उसको एज अ नील लिख देंगे। सिंपल फॉर्मेट है। फॉर्मेट ऊपर हमें हेडिंग्स देनी है, कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रीवियस ईयर लिखना है, असेसमेंट ईयर लिखना है, नेम ऑफ द एसएससी लिखना है। फिर हमें क्या लिख देने हैं, नेम ऑफ द एसएससी का उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या लिख दिया, और फिर फॉर्मेट नीचे ड्रॉ होगा पर्टिकुलर्स और अमाउंट्स का। अगर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी कर रहे तो आप एक साथ हम लोग ले सकते हैं कई नंबर ऑफ अमाउंट डाल के, हर एक हाउस प्रॉपर्टी के लिए एक नंबर हम लोग उसके अंदर डाल देंगे, कंसीडर कर देंगे। वो चीज़ हम लोग परफेक्ट रखेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम हमें क्रिएट नहीं होगा। ये चीज़ तो होगा। अब पर्टिकुलर्स में क्या क्या हेडिंग आएगी, पहला मैंने बताया जैसे आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके केस में इनकम फ्रॉम एसओपी, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्सेशन इज इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू आएगा। पहला है ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो नील रहता है, क्योंकि एसओपी के केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा नील रहता है, वहां पे कभी भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं आएगा। एक चीज ये होगी। दूसरा हो गया दूसरा हो जाएगा इसमें म्युनिसिपल वैल्यूएशन, वो भी नील आएगा। तो जो नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा वो भी नील रहेगा। इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि एसओपी, इनकम फ्रॉम एसओपी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में इसमें डायरेक्टली शुरुआत करेंगे हम लोग नेट एनुअल वैल्यू से। इन केस ऑफ द एसओपी नेट एनुअल वैल्यू इज ऑलवेज नील, वो हमेशा नील रहेगा, जीरो रहेगा। तो हमें यहाँ पे उसका अमाउंट लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्सेशन, ये दोनों भी अमाउंट यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, तो हम लिखेंगे ही। पहली बात ये होगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डिडक्शंस। अब एसओपी केस में हमने लिख दिया कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्सेशन पेड बाय ओनर, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं, दोनों नील। तो एसओपी लिख दिया कितना, एसओपी में नेट एनुअल वैल्यू नील, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब 24 में डिडक्शन, एक ही डिडक्शन अलाउड है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन टेकन फॉर द हाउस प्रॉपर्टी एंड दैट
लोन मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्क कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, परचेज ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, इसके लिए रहना चाहिए। अगर ये सब के लिए है तो जो भी इंटरेस्ट पे किया हुआ अलाउड रहेगा अप टू 30,000। अगर एक्विजिशन ऐसे पर्पज के लिए लिया तो 2 लाख तक अलाउड। 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है तो 2 लाख रुपए तक अलाउड है डिडक्शन, अदरवाइज 30,000 है। अगर 2 लाख रुपए का डिडक्शन कब अलाउड रहेगा? जब 1 अप्रैल 1999 के बाद लोन लिया है और उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो हाइयर है, और वो लोन किसके लिए लिया है? परचेज, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन ऑफ एन हाउस प्रॉपर्टी, ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी के इन सब पर्पस के लिए अगर हमने लोन लिया है तो ही अलाउड एज अ डिडक्शन है, अदरवाइज ये डिडक्शन के लिए अलाउड ही नहीं। क्लियर हो गया एवरीवन को? सिंपल है। अब दूसरा उसी में आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा आएगा इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी या फिर डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट रहेगा तो क्लियरली मेंशन रहेगा कि हमने इतने इतने रेंट पे इतने 100% को हम लोगों ने दिया है, तो लेट आउट प्रॉपर्टी हो जाएगा। दूसरा डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी रहेगा। डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज में क्या रहेगा कि उसमें बहुत सारी चीज क्लियरली मेंशन रहेंगी, जिसे हम लोग को बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि उसमें बताया रहेगा कि हमारे पास इतनी हाउस प्रॉपर्टी और सभी की सभी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रही। तो डीम टू बी लेट आउट में हमें ये कंसीडर करना कि सबसे पहले वहाँ पे जो वैल्यूएशन दे रहेगा उस वैल्यूएशन के हिसाब से हम सभी घरों का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जब कैलकुलेट होगा, जो 2 हाउस विल बी मैक्सिमम अलाउड, 2 हाउस मैक्सिमम अलाउड फॉर एसओपी। आप पूरे हाउस को एसओपी नहीं रख सकते जहाँ पे आपके 2 से ज़्यादा घर है, हाउस प्रॉपर्टी है, तो उसमें केवल 2 ही हाउस प्रॉपर्टी हमारी ऐसी है जो लेट आउट सॉरी एसओपी समझी जाएगी। बाकी सारी हाउस प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, मतलब ऐसा कंसीडर किया जाएगा कि वो लेट आउट है। और जो उनका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया है वही क्या पकड़ा जाएगा, वही क्या माना जाएगा हमारा हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो हमारा जीएवी आया है वो जीएवी लिख देंगे लेट आउट या फिर डीएलओपी जो भी रहेगा। लेस क्या होगा उसमें से म्युनिसिपल वैल्यूएशन टेक या फिर म्युनिसिपल टैक्सेस या फिर वैल्यूएशन के ऊपर टैक्सेस कभी कभी देता है परसेंटेज फॉर्म में, तो कैलकुलेट कर देंगे। अगर म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है कितने तक रहेगा, इसके ऊपर इतना टैक्स रहेगा, तो हम वहाँ से उसको आराम से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो जो हमारा म्युनिसिपल टैक्सेशन या फिर म्युनिसिपल वैल्यूएशन आएगा उसके ऊपर उतना अमाउंट हम लोग कंसिडर करके लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा नेट एनुअल वैल्यू। तो जो हमारा ग्रॉस सिंपल है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कोई सी प्रॉपर्टी का सबसे पहले लेना, उसमें से क्या माइनस होगा, लेस म्युनिसिपल टैक्सेशन पेड बाय ओनर, तो हमें क्या मिल जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू आ गया तो यहाँ से क्या डिडक्शन होगा, लेस डिडक्शन, लेस डिडक्शन। डिडक्शन किसका होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 एज पर द इनकम टैक्स ऑफ द व्हाट हाउस प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स हाउस प्रॉपर्टी में जो सेक्शन 24 दिया गया, सेक्शन 24 हमें ये बताता है कि जो हमारा नेट एनुअल वैल्यू है इसमें से 30% एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन रखा है, कंसिडरिंग द स्मॉलेस्ट एक्सपेंसेस मेड बाय द व्हाट ओनर in a year by year for the to maintain the house in a good condition. And government cannot be make a list or consider everyone's expenditure, so they have the allotted the 30% as a standard deduction by ignoring the whatever the expenditure you have made or not made. There is a no consideration for that. Only the 30% of deduction, standard deduction, is allowed as a what? Okay, under section 24 subsection A और 24A भी बोल सकते हैं। क्लियर हो जाएगा कितना है 30%। तो लेट आउट प्रॉपर्टी या फिर डीएलओपी में जो भी नेट वैल्यू आ गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेशन पेड बाय ओनर या फिर बोन बाय ओनर, ये हो गया। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू, वहां से क्या माइनस करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। तो हमारे पास फिर क्या है, फिर दूसरा और एक डिडक्शन है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B या फिर 24 सबसेक्शन बी। अब इसके अंदर क्या मेंशन किया गया, इसके अंदर ये मेंशन किया कि जो प्रॉपर्टी हम लेट आउट कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी हम लेट आउट कर रहे हैं, अगर उस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या फिर उसको बनाने के लिए हमने लोन ऑब्टेन किया और उस लोन के ऊपर हम अभी भी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, ईएमआई पे कर रहे हैं, तो इस ईएमआई में हमारा इंटरेस्ट जाता है।
या फिर हम केवल ही हम केवल इंटरेस्ट पे कर रहे थे, इंटरेस्ट तो प्योरली जा रहा है। तो इन केस ऑफ द व्हाट इंटरेस्ट हम जो भी पे करते हैं लेट आउट प्रॉपर्टीज के ऊपर, और पूरा का पूरा एज ए डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंडर में। Now here in book is given very short and sweet. The reasonable lettable value, that is the RLV, reasonable lettable value. We have to find out from the what fair rent, municipal for the fair standard rent or the actual rent, whichever is higher. That we have to compare with the fair rent or the standard rent, fair rent or with the standard rent. Sorry, fair rent or with the municipal valuation, whichever the higher, will be compared with the actual rent received. Whichever the higher, okay, that will be considered as a gross annual value less municipal taxation. Then we will get the net annual value. Net annual value, then we have to deduct the deduction under section 24A, 30% standard deduction, and under section 24B, interest paid on the loan taken for the business purpose. Now we will see some solved questions, or we will solve the questions of house property. How the questions are arriving in house property. हाउस प्रॉपर्टी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, राइट, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन तीन टाइप से आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि हमारी प्रॉपर्टी एसओपी है, या फिर दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें हमारी प्रॉपर्टी एलओपी है, या फिर हमारी प्रॉपर्टी डीएलओपी है, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें तीनों भी आते हैं, या फिर कोई दो केस देता है, एलओपी दे देगा और लेट आउट डिम टू बी एलओपी दे देगा, या फिर हमें एसओपी एलओपी देगा, या फिर एसओपी एंड डीएलओपी देगा, या फिर पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी देगा। हाउस प्रॉपर्टी एक ही है, लेकिन कुछ पीरियड के लिए वो क्या है एसओपी, और कुछ पीरियड के लिए क्या है एलओपी है। ये भी हमें कंसीडर करना है, ये बहुत अच्छे तरीके से दिए गए, समझ में आया? तो एक मिनट के बाद हमें वो लेक्चर्स लेते हैं।
अभी हम बात करते हैं सॉल्व ऑफ द क्वेश्चंस के ऊपर। एक क्वेश्चन दिया गया है पहला, मिस्टर ए हैज अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी डिटेल ऑफ विच आर गिवन बिलो। मिस्टर ए के पास क्या है, एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसके बारे में डिटेल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,10,000, रेंट रिसीवेबल पर मंथ इज 10,000। अब म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया गया और रेंट रिसीवेबल पर मंथ दिया गया, बाकी स्टैंडर्ड रेंट फेयर रेंट इनके बारे में कुछ भी नहीं दिया। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन अ प्रीवियस ईयर, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन अ प्रीवियस ईयर। अब इसमें म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया, 1,15,000 एंड रेंट रिसीवेबल पर मंथ इज व्हाट, ₹10,000। तो पर मंथ है तो पूरा 12 मंथ का कितना हो जाएगा, प्रीवियस ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 to 31 March 2023, टोटल 12 मंथ, इट विल बी 1,20,000। अब दोनों को कंपेयर करना है एंड विच एवर विल बी द हाइयर, दोनों कंपेयर करेंगे और दोनों में से जो हाइयर रहेगा वो क्या हो जाएगा, एज अ ओके कंसीडर विल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर द व्हाट, प्रीवियस ईयर। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू प्रीवियस ईयर में कंसीडर किया जाएगा। तभी यहाँ पे 1,15,000 एंड 1,10,000, 1,15,000 एंड 1,10,000 एंड 1,20,000, व्हाट इज द हाइयर, 1,20,000। तो 1,20,000 उसका जीएबी माना जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब हम लोग कंप्यूटेशंस करेंगे, हम लोग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ द हेडिंग देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रीवियस ईयर 2022 2023, असेसमेंट ईयर 2023-24, 2023 एंड 2024, ये हमारा असेसमेंट ईयर। ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इफ no information is given we will consider he is the what, resident and ordinarily resident, वो डाल देंगे हम लोग। क्लियर हो गया, हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए। अब नेम ऑफ द असेसी मिस्टर ए। नाउ पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, इन पर्टिकुलर्स हेडिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हियर द प्रॉपर्टी इज व्हाट, लेट आउट, तो केस इज व्हाट, लेट आउट प्रॉपर्टी। स्टार्टिंग फर्स्ट इनकम, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज 1,20,000, हायर ऑफ 1,20,000 एंड 1,15,000, so 1,20,000 is the higher valuation. Here another information is given, the following expenses were paid by Mr. A, the following expenses were paid by Mr. A. What? First, municipal taxation ₹10,000, ₹10,000 as a municipal taxation paid by Mr. A, then it is allowed as a deduction। तो जो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वहां से 10,000 हम लोग डिडक्ट कर देंगे, तो हमारा नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा ₹1,10,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा 1,20,000 लेस क्या होगा, म्युनिसिपल टैक्सेशन पेड बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए, हु इज मिस्टर ए? मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी सॉरी, Mr. A is the owner of a house property, and here municipal taxation paid by Mr. A, and it is paid by Mr. A, then it is taxable, sorry, it is allowed as a deduction from the gross annual value. So from the gross annual value, municipal taxation paid by owner is allowed as a deduction. So then we have to receive what, net annual value। हमें जो net annual value मिल गया। अब नेट एनुअल वैल्यू से 2 डिडक्शन से पहले पढ़ते हैं और कोई इंफॉर्मेशन। कलेक्शन चार्जेस 8,000, इन्होंने क्या किया, कलेक्शन चार्जेस पे किया। कलेक्शन चार्जेस मतलब जो इनका रेंट है, टोटल रेंट कितना है, 1,20,000 ईयरली, इसको कलेक्ट करने के लिए उन्होंने 8,000 एक्सपेंडिचर किया। ये अलाउड है क्या, एक्सपेंडिचर अंडर द हेड, एक्सपेंडिचर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इफ एनी इनकम एक्सपेंडेड to earn some income, then that is allowed as a deduction in case of the what, income from other sources. Or in case of house property, any expenses made to related to house property, small expenses on the repairs, maintenance, okay, that will not be allowed as a deduction under section 25. Our section 25 is clearly deals about the inadmissible expenses.
well, and they have allowed as a 30% deduction from the net annual value under section 24 subsection A. तो 24A में क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द योर एक्सपेंसेस मेड टू द हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद इंश्योरेंस ₹10,000 इंश्योरेंस पे किया वो भी डिसअलाउड है। 8,000 जो कलेक्शन चार्जेस पे किया वो डिसअलाउड हो जाएगा और जो 10,000 इन्होंने इंश्योरेंस पे किया वो भी डिसअलाउड हो जाएगा क्योंकि 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जा रहा है। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता और पहले कुछ अगर एक्सपेंडिचर कुछ गवर्नमेंट सेक्शन के हिसाब से रहता तो अलाउड रहता, लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया कि कोई भी एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस रहेंगे कि वो डिसअलाउड रहेंगे। तो ये इंश्योरेंस और कलेक्शन चार्जेस डिसअलाउड। द हाउस रिमेन वेकेंट फॉर 1 month ड्यूरिंग अ ईयर, अब ये भी हो गया। प्रीवियस ईयर में घर क्या था, एक 1 month क्या था, वैकेंट था। तो जो हमें रेंट रियलाइज हुआ रहेगा वो कितना हुआ रहे, केवल 11 month का। अब यहाँ पे 1,20,000 की जगह 1,10,000 का ही हम लोग कंपैरिजन करेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज अबाउट 1,10,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 1,15,000। तो विच अमाउंट इज हायर नाउ, ओके, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी व्हाट 1,15,000 लेस म्युनिसिपल टैक्सेशन पेड 10,000 less municipal taxation paid 10,000, then the what net annual value will be 1,05,000. Or now here 30% standard deduction, 30% standard deduction, that will be 31,500. 31,500 will be what, okay, standard deduction। वो माइनस कर देंगे, वो माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा उसकी सॉरी उसमें से क्या माइनस होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, वो तो नहीं लगे, वो अलाउड ही नहीं है, वो यहाँ पे दिया ही नहीं क्वेश्चंस में। तो ऐसा कंसीडर करेंगे कि इनको घर बनाने के लिए या फिर हाउस बनाने के लिए इन्होंने किसी भी टाइप का लोन नहीं दिए। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन B में क्या हो जाएगा, नील। तो हियर ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी 1,15,000 लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 10,000, तो 1,05,000 हो जाएगा। उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 31,500 हो जाएगा। वो माइनस होने की जो टोटल वैल्यू बचेगा ओके वही हमारा क्या जाएगा, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मिस्टर इन प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर मिस्टर ए के लिए क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। Now here another question is given. Mr. A's income from house property for the assessment year 2023-24, it means the previous year 2022-23. If the municipal valuation of his property is rupees 1 lakh and rent received is 10,000 per month and house remained vacant for the 1 month, 1 month के लिए वैकेंट था, उसमें हमारे पास कोई भी रेंट नहीं रियलाइज हुआ। मतलब इस केस में क्या हो गया कि हमारी हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट हुई लेकिन वो केवल 11 मंथ के लिए हुई, 12 मंथ के लिए नहीं हुई। तो यहाँ पे एक महीना क्या था, हमारा हाउस क्या था, घर क्या था, वो वैकेंट पड़ा हुआ था, वैकेंट प्लॉट था। तो वैकेंट प्लॉट है तो वो कोई भी टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1 लाख हो जाएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 1,10,000। दोनों को जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे, द हायर अमाउंट इज रुपीज व्हाट 1,10,000। तो 1,10,000 हायर अमाउंट है, तो 1,10,000 क्या कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर हमारा, ओके, जस्ट 1,10,000 विल बी कंसिडर्ड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से क्या होगा, यहाँ पे हमारा 10,000 रुपीज म्युनिसिपल टैक्सेशन जो पेड किया वो माइनस कर दे, फिर हमारा 1 लाख क्या आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। तो वहाँ से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 30,000 माइनस है, तो बचा 70,000 हमारा क्या हो जाएगा, नेट इनकम फ्रॉम द व्हाट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेट इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी या फिर नेट इनकम फ्रॉम द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी।
नाउ अवर अनदर क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें क्या किया कि एक पर्सन का 3 हाउस प्रॉपर्टी दे दिए गए और तीनों हाउस प्रॉपर्टी का उनका इसमें सॉरी एक ही हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। पहले देखते हैं कि इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चंस दिया गया है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स दिए गए, बहुत सारे एक्सपेंसेस भी दिए गए हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उनको हम लोग देखते हैं अच्छे से। अभी यहाँ पे मिस्टर कृष्णा ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस इन दिल्ली। मिस्टर कृष्णा जिसके पास एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कहाँ पे? दिल्ली में। द हाउस इज हैविंग 2 आइडेंटिकल यूनिट। The first unit of the house is self-occupied by Mr. Krishna. Another unit is rented for 12,000 per month. कृष्णा ने क्या किया, उसके अंदर 2 यूनिट है घर में, एक में वो खुद रह रहा है और दूसरा यूनिट उसने क्या कर दिया? लेट आउट कर दिया पर मंथ। द रेंटेड यूनिट वॉज वैकेंट फॉर 3 months ड्यूरिंग द ईयर। जो उसने रेंट पे यूनिट 2 दिया है, यूनिट 1 में वो खुद रह रहा है, यूनिट 2 उसने जो रेंट पे दिया है उसमें कैसा है कि जो यूनिट उसने रेंट पे दिया है उसमें ऐसा है कि वो घर 3 महीने के लिए वैकेंट था, तो लेट आउट कितने के लिए हुआ? केवल 9 month के लिए। द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पेबल सॉरी द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-23 आर एज अंडर स्टैंडर्ड रेंट 2,20,000 पर मंथ पर एनम, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय मिस्टर कृष्णा। अगर मिस्टर कृष्णा ने पे किया है इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन, क्योंकि मिस्टर कृष्णा कौन है? ही इज द ओनर। लाइट एंड वाटर चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 2,000 पर मंथ, इट मीन 24,000 इन अ ईयर। इंश्योरेंस चार्जेस, पेंटिंग एक्सपेंसेस, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर कृष्णा फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। अब इस केस में क्या दिया गया कि मिस्टर कृष्णा को एक घर है, इस घर में 2 यूनिट है। अभी इसमें जो ये म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये कैसे कंसीडर किया जाएगा? ये कंसीडर किया जाएगा बाय द रेशियो ऑफ 50-50%, क्योंकि यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दिया कि कौन सा घर कितना बड़ा है। अगर उस तरह रहता तो उस हिसाब से हम लोग रेशियो में क्या करते थे? एरिया ऑक्यूपाइड के हिसाब से हम दोनों टैक्सेस का बाइफर्केशन कर देते थे। अब यहाँ पे हमारा म्युनिसिपल, फेयर, स्टैंडर्ड, एनुअल लेटिंग आउट ऑफ फेयर है, इन सबको कंपेयर कर लिया जाएगा और इसमें जो हायर रहेगा उसे हम लोग क्या मानेंगे? हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया 1,08,000। 1,08,000 हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा जो है उसमें से क्या माइनस होगा? म्युनिसिपल टैक्सेशन पेड फॉर द लेट आउट प्रॉपर्टी। तो टोटल 12% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यूएशन है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन हमारा कितना? 2,20,000। उसका 12% निकाला तो ये जा रहा है कुल 29,180 रुपीज। इसको हम लोग क्या कर देंगे? ये तो दोनों प्रॉपर्टी के लिए, तो जो लेट आउट प्रॉपर्टी उसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,08,000 है, इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे? रेंट सॉरी म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। जो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड किया गया उसको हम लोग जब डिडक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। तो नेट तो म्युनिसिपल टैक्सेस 28,000 अबव आ रहा है, 29,180। इसका हाफ फॉर द लेट आउट प्रॉपर्टी एंड हाफ for the what? Self-occupied property, because house is one and there is a 2 unit. So then the municipal taxes or interest or insurance is paid for the whole year, not for whole house, not for the part. Then out of 29,180 to 14,640 rupees will be what? Allowed as a municipal taxes paid in case of the LOP. Then 30% standard deduction from the net annual value and the interest paid on borrowed capital.
Here is interest on borrowed capital is rupees 2000 per month. Now consider here the room which is let out. The room which is let out. It is what? Part of one house. There is a two section. One unit is for the self-occupied and second unit for the what? LOP. And here the interest paid on loan of house property is for the whole year, whole house, not for a one unit. Then 2000 per month is for both the room, both the unit in a house. It means the 1000 rupees for one unit. In case of LOP, 1000 per month into 12, there will be what? 12,000. So here net annual value, gross annual value is 1,08,000 less deduction of municipal taxes paid 14,640. Then the net annual value is rupees 93,360. अब उसमें से क्या डिडक्शन होगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एंड 24B. ओके, तो 24A में क्या? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ NAV. NAV मतलब नेट एनुअल वैल्यू. जो हमारा नेट एनुअल वैल्यू है उसका 30% क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शंस. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1000 पर मंथ 12,000 हो जाएगा. तो टोटल स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा 28,008 रुपीज हो गया एंड द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज 1000. तो टोटल डिडक्शन इज 40,008 रुपीज. तो टोटल हमारा NAV कितना था? 93,660. उसमें से 40,008 रुपीज क्या हो गया? डिडक्ट. तो हमारा नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी यूनिट नंबर 2 इज 53,352. ये हो गया. दूसरा आ गया इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी. 50% ऑफ द टोटल एरिया दैट इज यूनिट 1 इज यूज्ड बाय एसएससी मिस्टर एक्स फॉर द व्हाट? मिस्टर कृष्णा फॉर रेसिडेंशियल पर्पस. अगर वो रेसिडेंशियल के लिए कर रहे तो वहां पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू और म्युनिसिपल टैक्स NAV तीनों भी मिल जाएगी. तो यहाँ पे हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं नेट एनुअल वैल्यू से. तो नेट एनुअल वैल्यू विल बी व्हाट? 0 हियर. पहली चीज तो दूसरा इसके अंदर ये आ गया कि म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड है? नहीं, इसमें अलाउड नहीं. SOP में म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम द व्हाट? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बिकॉज हियर द NAV इज नील. यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू जो हमारा है वो क्या है? नील है. तो यहाँ पे और कोई वैल्यूएशन या फिर और कोई कैलकुलेशन तो आएगा नहीं. ये बात पूरी तरह क्लियर है, साफ है. अब दूसरा इसमें है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. तो हमारा NAV क्या हो गया? नील, 0. तो यहाँ पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है. स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A या फिर 24 सब सेक्शन A, इसके अंडर में अगर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन वो तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि NAV नील का 30% निकाल 0 आता है. तो यहाँ पे कंसिडर ही मत करो. आप नेक्स्ट टाइम से जब भी सम सॉल्व करेंगे उसमें एक चीज याद रखना है कि SOP के केस में नेट असेसेबल वैल्यू इज हमेशा 0 माना गया. तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा कुछ हो ही नहीं सकता. हाँ, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B. ओके, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड कैपिटल यूज्ड फॉर द हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर हमने बोरोड कैपिटल दिया वो अलाउड है एज अ डिडक्शन. वो भी 1000 पे कर रहे पर मंथ, 2000 पर मंथ पे कर रहे, 1000 फॉर द लेट आउट, 1000 फॉर द SOP. तो 1000 into 12,000. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इनकम इज 0. इनकम इज 0 बिकॉज इनकम इज -12,000. सॉरी, इनकम इज -12,000. तो हमारा इनकम फ्रॉम पार्टली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, तो हाफ सेकेंड यूनिट जो एक घर का बेचा तो उससे कितना रेंट आया था? 53,352. और जो सेकेंड पार्टली हाउस प्रॉपर्टी है, पार्ट हाउस प्रॉपर्टी जो सेल्फ वहां से -12 था. इन दोनों को जब एडअप करेंगे तो -12,000 डिडक्ट हो जाएगा. हमें बचेगा 41,352. तो 41,352 हमारा क्या रहेगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या फिर नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. एक पार्टली लेट आउट था, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड. मतलब क्या था? एक सेक्शन 2 पार्ट किए गए, एक पार्ट में खुद रहता तो दूसरे सेक्शन में क्या हो गया था? लेट आउट. अब यहाँ पे हमको बाइफर्केशन नहीं दिया गया कहते कि एवरी यूनिट कंटेन हाउ मच लैंड एरिया, हाउ मच एरिया ऑक्युपाइड बाय बोथ प्रॉपर्टी. नहीं दिया तो दोनों भी प्रॉपर्टी हम लोग क्या समझेंगे? एज अ 50-50%. जस्ट मिनट.
तो आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। आज हमने फिर से हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर शुरू से पूरा इंट्रोडक्शन देखा। जो प्रीवियस लेक्चर में हुआ था, सारे सेक्शन, सारे रूल्स रेगुलेशन फिर से एक बार रिवाइज किए गए और उसके ऊपर हमने कुछ 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसके अंदर में हम लोगों ने म्यूनसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट इनके कंपैरिजन देखे, म्यूनसिपल टैक्सेस का डिडक्शन देखा, नेट एनुअल वैल्यू और जो इंटरेस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया उसके ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट रहेगा, जिसमें लोन 1 अप्रैल 1999 के पहले का कुछ लिया रहेगा, या फिर जहाँ पे एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी, 3-4 हाउस प्रॉपर्टीज हैं, उस तरह के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।